Hello students, my name is Mohammad Shamshad Alam. Today we will learn about the chapter that is the geography that is belong to the 10th class SST. In this chapter we will study about the introduction, what is agriculture, types of agriculture and crops, different cropping season in India which are conducted in our country and their distribution, different crops, different types of cropping system. These are studies under this chapter. ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छा भी है और मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर। इसलिए पसंद है क्योंकि ये हमारे देश के बारे में परफेक्ट पिक्चर प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि हमारा देश जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो आवर कंट्री इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री बिकॉज more than 50% of populations are engaged in this activity. हमारे देश में 50% से ज़्यादा या हम लोग अगर इनडायरेक्टली कह लें 63% लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो एग्रीकल्चर इसीलिए हमारे देश में बहुत बड़ा मतलब जो है रोल प्ले करता है क्योंकि इतने सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, खास करके फीमेल जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं तो वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व है। और कहा यह भी जाता है कि एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो फीमेल ने ही की थी। हालांकि अगर हम लोग बैक डेट में जाएं तो एग्रीकल्चर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये डेफिनेशन हो गया एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर की शुरुआत जो है ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के दौर में हुई। और मेसोपोटामिया क्या है? दिस वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन था एंड इट इज डेवलप नियर अराउंड द बॉर्डर ऑफ इराक एंड ईरान। इराक और ईरान के बॉर्डर के बीच में ये एरिया है जहाँ पे पहली दुनिया की सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई और इन लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया। तो एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी इन न्यूलिथिक पीरियड। जब आप स्टोन एज पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहां पे 3 पीरियड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। तो पैलियोलिथिक जो है, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स रॉक, स्टोन। तो पहले ओल्ड स्टोन एज मतलब हिंदी में जिसे कहें हम लोग पूर्व पाषाण काल, तो वहां पे मतलब जो है लोग जो है एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग मतलब जो है मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, यहां भी एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते थे। अब आते हैं न्यूलिथिक। इस दौर में 10,000 साल, आज से 10,000 साल पहले जो है बीसी में एग्रीकल्चर की खोज हुई थी और यहां से मतलब जो है जानवरों को डोमेस्टिकेट करना लोगों ने शुरू कर दिया और एग्रीकल्चर वगैरह करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग जानते हैं कि देयर आर द 3 काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारी चीजें जो हैं आपके किस में आ जाता है? हंटिंग, गैदरिंग, ऑल आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाता है हमारा क्या चीज? एग्रीकल्चर। दूसरी चीज, ये हमारे देश में ज्यादातर 63% लोगों को मतलब जॉब्स प्रोवाइड करता है। अबाउट 40% नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर एलोन। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हुई तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको इंक्लूड करके ये आ जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो हमारा जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो 16.5% है अकॉर्डिंग टू 2018-19। 18-19 के दौरान भारत का जो जीडीपी है जो कि मतलब जो है एग्रीकल्चर से जाता है वो 16.5% है और इसका जो रेशियो है वो दिन ब दिन घटता ही जा रहा है और इसी वजह से मतलब ये बहुत ही चिंता की बात है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की कि भारत में कितने तरीके के फार्मिंग सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो 3 तरीके के हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? तो प्रिमिटिव नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें जो टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजीज हैं और सबसिस्टेंस का मतलब होता है सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऐसे किसान को हम लोग मतलब ऐसे फार्मिंग को हम लोग जो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ये पहला चीज तो ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, खुद के खाने के लिए होता है, मार्केट में बेचने के लिए नहीं होता है। दूसरा कि इट इज डन वेयर द पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड इज वेरी हाई। पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है, जमीन लिमिटेड है, इसलिए यहां पर ऐसे लोग जो हैं उस जमीन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और अपने खाने पीने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, उनको बेचने के लिए मतलब उतना ज्यादा होता ही नहीं है।
साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बहुत छोटे होते हैं, कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें बहुत कम होती हैं। तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही वीक होते हैं इनके, क्योंकि इनके पास इतना इनकम नहीं होता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम लोग मतलब जो है इसको रोटेशनल एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसमें रोटेशन ऑफ द फील्ड होता है, फील्ड को हम लोग हर 2 से 5 साल के दौरान जो है वो चेंज करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, जो लोग जंगल में रहते हैं, ट्राइबल्स वगैरह हैं, दे वर यूज दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सबसे, इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ये याद रखना है कि इसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो हमारे देश में और दुनिया में भी अलग अलग नाम है। तो पहले दुनिया में बात कर लेते हैं, कंट्रीज में। तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वेनेजुएला में इसको कन्यूके के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका में इसको मैसोल के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में लडेंग के नाम से जाना जाता है, और वियतनाम में रे, और श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पर भी इनका नाम जो है वो अलग अलग है। तो नाम से ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्टली ये दे देंगे कि अच्छा ये बताइए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो रोका के नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? लडेंग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। दूसरा, इंडिया के अंदर हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है हमारा, उस राज्य में मध्य प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो है हम मतलब जो है किस नाम से हम लोग इसको जानते हैं? मध्य प्रदेश में इसको मतलब जो है आपके बीवर और दहिया के नाम से मध्य प्रदेश में हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जानते हैं। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा के नाम से जानते हैं। तो पोडू और पेंडा जो है वो कहां पर किस जगह पर हम लोग इस नाम से इनको जानते हैं? तो आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में अलग अलग नाम है, पामा, दाबी, कोमान एंड द ब्रिंगा। तो ये ब्रिंगा जो है, ये पूछा जाता है कि ब्रिंगा जो है भारत में किस नाम मतलब किस स्टेट में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जाना जाता है? तो उड़ीसा में। उसके बाद है वेस्टर्न घाट और केरल। केरल में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राजस्थान में इसको वाल्टेर के नाम से जाना जाता है। झारखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में इसको कुरवा के नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो 7 सिस्टर्स स्टेट है हमारा भारत का, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये सारे स्टेट्स में इनको झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, झारखंड वाला और नॉर्थ ईस्ट वाला। तो नॉर्थ ईस्ट वाला पूछ देते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑल्सो नोन एज द 7 सिस्टर्स स्टेट ऑफ इंडिया। 7 सिस्टर्स स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 7 छोटे छोटे राज्य जो है वो शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। ये 7 राज्य जो है इनको 7 सिस्टर्स स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा बात करते हैं दूसरा जो एग्रीकल्चर है, दैट इज नोन एज द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था सबसिस्टेंस, प्रीमिटिव मतलब ट्रेडिशनल, जो टूल्स टेक्नोलॉजी, जिनके पास जमीन कम है, गरीब आदमी, जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उनका अलग है। और ये इंटेंसिव जो है, जहां पर जो किसान होते हैं वो मतलब जो उनके पास जमीन तो ज्यादा होती है लेकिन धीरे धीरे उनकी जमीन जो है वो कम होने लगती है। और ये जो जोन है हमारा, जो इंडो गैंजेटिक का रीजन है, जिसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन पे जो आपका पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, असम है, ये सारे रीजन इंडो गैंजेटिक प्लेन के हैं और ये बहुत ही फर्टाइल रीजन है। तो नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर बहुत ज्यादा आबादी, हम लोग जानते हैं कि भारत का जो 3 सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है वो इसी जोन में लाई करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। और इन तीनों पर वहां पर जो पॉपुलेशन जो है उसका प्रेशर लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पर किसी भी टाइम पर जमीन को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं ये लेबर इंटेंसिव है कि हर टाइम उस पर कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं वो लोग। दूसरी चीज कि यहां पर इनॉर्मस प्रेशर है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। चौथी चीज कि पीपल वांटेड टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्शन, सभी चाहता है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा पैदावार जो है वो अचीव करें, और उसके लिए मतलब वो लोग ज्यादा से ज्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटीज, इन सारी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, और इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा
फार्मिंग जो है वो इंडो गैंजेटिक प्लेन रीजन या फिर नॉर्दर्न प्लेन रीजन पे किया जाता है। किस तरीके का? तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। किस पर पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये वाला जो सिस्टम है ये हमारे देश में बहुत ज्यादा जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्स, रुपया पैसा, जहां पर आपको पैसा कमाने के लिए जब आप फार्मिंग करते हैं, और इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास बहुत बड़ी जमीन होनी चाहिए, आपके पास बहुत सारा वेल्थ होना चाहिए, ठीक है, आपके पास हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होनी चाहिए, आपके पास मॉडर्न इनपुट्स जो है, आपके इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, आपके पास इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स होना चाहिए, आपके पास फर्टिलाइजर्स होना चाहिए। ये सारे जो मॉडर्न इनपुट्स हैं वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाकर के आप कॉमर्शियल फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है वो होनी जरूरी है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब यहां पर बात आती है कि जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेरी करती है। अगर हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ हरियाणा और पंजाब, दैट इज द राइस। राइस जो है पंजाब और हरियाणा में तो कॉमर्शियल क्रॉप है, लेकिन अगर दूसरी जगह हम देखें उसी जगह पे जैसे कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, तो राइस इज नॉट ए कॉमर्शियल क्रॉप, ठीक है। वो वहां पर किस तरीके का क्रॉप है? राइस जो है, तो राइस यहां पर सब्सिस्टेंस क्रॉप है जो लोगों की जरूरत को सिर्फ पूरा करता है, वो बेचने के लिए राइस को नहीं उगाते हैं। उसी तरीके से प्लांटेशन फार्मिंग या प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन गया आपका कि प्लांटेशन जो है वो किस फार्मिंग के अंदर आता है? तो प्लांटेशन का मतलब रबर, टी, कॉफी, बनाना, ये सारे जितने भी प्लांट के फॉर्म है कि पहले हम उसमें प्लांट लगाते हैं, उसके बाद फिर उसमें से हमें फल आता है। तो जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये किसका एक एग्जांपल है? तो ये एग्जांपल है आपके कॉमर्शियल फार्मिंग का ही, क्योंकि वो सारी चीजें, अगर हम टी गार्डन लगा रहे हैं, अगर हम कॉफी गार्डन लगा रहे हैं, अगर हम मतलब रबर का ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, या फिर हम बनाना उगा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो कमर्शियली हमें फायदा पहुंचाएंगे। इसीलिए ऐसे फार्मिंग को हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग के नाम से जानते हैं। हम लोग जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि यहां पर जो प्लांटेशन फार्मिंग है, तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका कि प्लांटेशन फार्मिंग किस एग्रीकल्चर का हिस्सा है? तो प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। चलिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के कॉमर्शियल फार्मिंग है। जैसे हम लोग देखते हैं कि टी के लिए कौन सा फेमस है, तो टी के लिए असम हमारा फेमस है, उसके बाद जलपाईगुड़ी और मतलब दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है वो फेमस है। उसके बाद जो हमारा मतलब कर्नाटक है, कर्नाटक जो है वो कॉफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कर्नाटक में बाबा बुदान हिल है जहां पर कॉफी सबसे पहले ग्रो किया गया था, और अभी भी इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉफी ग्रो किया जाता है वो कर्नाटक में किया जाता है। उसके बाद मतलब जो है अब बात करते हैं बनाना की, बनाना सबसे ज्यादा मतलब जो है केरल में ग्रो किया जाता है। फिर उसके बाद रबर की बात करते हैं तो नेचुरल रबर जो है वो भी केरल में ग्रो किया जाता है। 90% नेचुरल रबर जो है वो केरल से आता है। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि कॉमर्शियल फार्मिंग में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के मतलब कॉमर्शियल क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं। जरूरी नहीं कि सब जगह पर एक ही तरीके के क्रॉप्स ग्रो किए जाएं। अब हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर सीजन की, कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे देश में वो अलग है। क्यों अलग है? क्या रीजन है इसका अलग होने का? तो अलग होने का रीजन सबसे पहला है टेम्परेचर, उसके बाद रेनफॉल, उसके बाद सॉइल। ये सारे जो फैक्टर्स हैं इसकी वजह से, क्योंकि अलग डिफरेंट क्रॉप्स नीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, different crops need the different amount of precipitation, different crops need the different amount of temperature, different crops need the different amount different kinds of frost free days, अलग अलग सबको चाहिए। इसीलिए हमारे देश में जो क्रॉपिंग सीजन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन है हमारे? तो सबसे पहले हम लोग खरीफ की बात करते हैं। जो खरीफ सीजन है इसे मतलब मॉनसून सीजन भी कहते हैं, और इसमें रेनी सीजन होता है, और इसमें जो है जून जुलाई के महीने में मतलब जो है क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, और अक्टूबर नवंबर के जो हमारा सितंबर अक्टूबर है उस महीने में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन क्या है कि खरीफ क्रॉप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है या इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है। तो उसके लिए आपको इनके क्रॉप्स याद रखने पड़ेंगे। राइस और पैडी ये खरीफ क्रॉप है, ठीक। उसके बाद मेज, उसके बाद कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, ज्वार, बाजरा, रागी। और ये जो ज्वार, बाजरा, रागी है इसको तीनों मिलाकर के इसे मिलेट के नाम से भी जानते हैं। टूर हो गया जिसे अरहर कहते हैं, उसके बाद उड़द दाल, ठीक है, उसके बाद मूंग दाल, उसके बाद सोयाबीन। ये जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन से दाल जो है वो रबी सीजन में उगाए जाते हैं, कौन से दाल जो है वो खरीफ सीजन में उगाए जाते हैं। तो यहां पर देखिए तो तूर हो गया, उड़द हो गया, उसके बाद अरहर, मूंग, सोयाबीन, ये सारे जो हैं वो खरीफ सीजन में ग्रो किए जाते हैं, समर सीजन में, जिसे हम लोग मानसून सीजन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा खरीफ सीजन कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं रबी सीजन। रबी सीजन विंटर सीजन होता है,
जो कि मतलब जो है नवंबर से अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है और आपके मार्च अप्रैल में जाकर के एंड होता है। और इसमें जिस क्रॉप को कम पानी की जरूरत है वो क्रॉप्स हम लोग जो है विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। और उसमें कौन सा है, वीट, बार्ले, ऑयल सीड्स, पीस, ग्राम एंड बीन्स। तो यहां पर देखिए कितने मतलब जो है तरीके के आपके पल्सेस आ गए। तो पीस, ग्राम एंड बीन्स जो है, और इसके साथ साथ मतलब जो है आप ये देखिए कि वीट, बार्ले एंड ऑयल सीड्स। तो वीट, बार्ले, ऑयल सीड्स ये ग्रो किया जाता है आपके विंटर में, पीस, ग्राम ये विंटर में, तो इनको हम लोग रबी सीजन क्रॉप कहते हैं। उसके बाद जायद, जो इंटरमीडिएट सीजन होता है समर सीजन का, उसे हम लोग मतलब जो है जायद सीजन कहते हैं। इसमें ज्यादातर जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको ग्रो किया जाता है। तो वाटरमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स ऑल आर ग्रोन इन द सीजन ऑफ मे एंड जून, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द जायद सीजन क्रॉप। नेक्स्ट वी विल स्विच ओवर टू द मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। हमारे देश में बहुत अलग अलग तरीके के क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं। राइस है, कॉटन है, उसके बाद आपका मतलब जो है वीट है, ज्वार है, बाजरा है, शुगर केन है, ये सारी चीजें हम मिलेट्स है, बहुत सारी चीजें हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। उसको हम लोग एक एक करके अब स्टडी करेंगे कि उनको कितने टेम्परेचर की जरूरत है, उनको कितने प्रेसिपिटेशन की जरूरत है, उनको कितना मतलब जो है कौन से सॉइल में ग्रो किया जाता है, कौन कौन सा स्टेट जो है किस चीज में लीडिंग है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग अब डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राइस, राइस का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ओरिजा सताइवा। तो ओरिजा सताइवा जो नाम है इसका, और इसके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कौन कौन से हैं, पद्मा, कृष्णा। अब यहाँ पर देखिए नाम रिवर्स के भी नाम आपको याद आ जाएंगे, यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर्स के नाम है, और ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो राइस है उनके भी नाम है। तो कृष्णा, कावेरी, उसके बाद अनुपमा, उसके बाद हंसा, IR8, IR20, these are the high yielding variety seeds, name of the high yielding variety seeds of rice। उसके बाद राइस को ग्रो करने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है राइस को ग्रो करने के लिए। मतलब अबव 25 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे में राइस का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस किस सीजन में होगा, तो समर सीजन में होगा। इनको बारिश भी बहुत ज्यादा चाहिए। बारिश कितना चाहिए, अबव 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, मतलब 100 सेंटीमीटर से जहां पर ज्यादा बारिश होती होगी वहां पर हम राइस का खेती जो है वो कर सकते हैं। कौन से सॉइल में ये अच्छी तरीके से ग्रो होगा, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल, इन सारे सॉइल्स में इनका जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। उसके बाद चाइना, चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। चाइना जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा राइस जो है वो प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद अपने देश का नंबर आता है इंडिया का। तो इंडिया इज द सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। दुनिया में हमारा जो देश है वो दूसरे नंबर पे है। और हमारे देश के अंदर मतलब वेस्ट बंगाल जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, जो कि राइस सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं हम लोग वीट के ऊपर, गेहूं के ऊपर। जो गेहूं है हमारा, इसका मतलब जो है इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो ट्रिटी कैम्पस्पर है। और इसकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है आपकी जो है वो कौन कौन सी है, कल्याण, सोना 277, सोनालिका, ये नाम आपने सुना होगा। सोनालिका ट्रैक्टर का भी नाम है, तो सोनालिका 308। उसके बाद कितने टेम्परेचर की इनको जरूरत है, तो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस इन विंटर, और समर में 21 डिग्री सेल्सियस से मतलब जो है 21 डिग्री सेल्सियस इन समर। तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस ये किस सीजन में टेम्परेचर होता है, तो आपके विंटर सीजन में होता है, जिसे हम लोग रबी क्रॉप कहते हैं। तो ये जो हमारा वीट है ये रबी क्रॉप मतलब है। और इसको कितना रेनफॉल चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, रेनफॉल कम चाहिए इनको। दूसरी कौन कौन से सॉइल में ये ग्रो कर लेंगे, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, एलुवियल सॉइल, सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो लगभग सारे सॉइल में वीट को आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद इनके मतलब जो है 2 जोन है इंडिया में जहां पर सबसे ज्यादा वीट का जो है वो ग्रो किया जाता है। एक तो है हमारा गंगा सतलज प्लेन, ठीक है, इस जोन में सबसे ज्यादा मतलब वीट की खेती बाड़ी होती है। दूसरा जो जोन है वो डेक्कन प्लेटू का जोन है, जो साउथ इंडिया है, वहां पर मतलब जो है इसकी खेती बाड़ी की जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक। तो दुनिया में मतलब वीट में भी चाइना ही लीडिंग प्रोड्यूसर है, और उसके बाद यूएसए है, उसके बाद हमारे देश का नंबर आता है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम देखें वीट का प्रोडक्शन, तो उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश जो है वीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया के अंदर, ठीक। और वीट को मतलब वीट बास्केट, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड यूएसए को कहा जाता है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं हम लोग, तो ब्रेड ऑफ बास्केट ऑफ द वर्ल्ड जो है यूएसए को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर वीट का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर बहुत ज्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था तो वो किस क्रॉप में हुआ था, तो वीट क्रॉप में ही सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जो है नॉर्मन बोरलॉग ने जो है सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वीट क्रॉप का ही इस्तेमाल किया था। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग मिलेट्स।
तो मिलेट्स जो है ये हमारा अमेरिकन मतलब कॉर्न भी कहलाता है, आपका HYV मतलब इसके कौन कौन से हैं, गंगा 3, डेक्कन हिमालय 1 to 3, सोना, ज्वार, ये सारे मतलब जो है, और इनका टेम्परेचर कितना चाहिए 21 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक, और रेनफॉल बिलो 75 डिग्री, बिलो 75 सेंटीमीटर। सॉइल कौन सा चाहिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ये मतलब जो है जरूरी है इनके लिए। और ये कौन से सीजन में ग्रो होते हैं, खरीफ। अभी हम लोगों ने बात किया था मतलब ये सारे जितने भी क्रॉप्स हैं वो मतलब किस सीजन में ग्रो किए जाते हैं, तो ये हमारा जो सीजन है वो खरीफ सीजन में इनको ग्रो किया जाता है। सॉरी यहां पे इसको काट कर लीजिए, कॉर्न, ठीक है। तो कॉर्न जो है ये आपको मतलब जो है कितने से कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है, 21 to 27, रेनफॉल कितना चाहिए बिलो 75, कौन सा सॉइल चाहिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक। और इसमें यहां देखिए आप कि बिहार, ठीक है, बिहार इट इज द ग्रोन इन द रबी सीजन। ज्यादातर जो लोग हैं पूरे भारत के वो मतलब कॉर्न को किस सीजन में ग्रो करते हैं, तो वो लोग खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं, लेकिन बिहार कॉर्न को किस सीजन में उगाता है, तो रबी सीजन में उगाता है। तो इसलिए कभी कभी इस तरीके भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बिहार जो है वो मतलब कॉर्न को किस सीजन में ग्रो करता है, रबी भी दे देगा, खरीफ भी दे देगा, बोथ ए एंड बी दे देगा, और डी में नन ऑफ द अबव ऑप्शन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मिलेट्स। मिलेट्स में तीन चीजें आ जाती है, ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है, ये तीनों मतलब जो है मिलेट्स के अंदर आ जाते हैं। दूसरी चीज मिलेट्स जो है ये आपके राइस और व्हीट के बाद तीसरा ऐसा क्रॉप है जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है भारत का, ठीक, और इसीलिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इनको हम लोग कोर्स ग्रेन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये मोटे दाने होते हैं और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है बहुत जाती है, इसमें कैल्शियम भी आपको पाया जाता है, इसमें आपको आयरन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए मतलब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो जाता है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं मतलब ज्वार के बारे में, तो ज्वार को सोरगुम भी कहा जाता है, सोरगुम वोल्गारी जो इनका बायोटिक नेम है। और उसके बाद हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स क्या है, CSV1 to CSV7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 तक मतलब CSV1 से लेकर के CSV7 तक मतलब जो है आपका ज्वार आता है। कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इनको, 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इनको ग्रो करने के लिए। रेनफॉल कितना चाहिए, 30 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। किस स्टेट में ग्रो किया जाता है, महाराष्ट्र में, मतलब इसके लिए सॉइल जो है वो कौन सा होना चाहिए, ब्लैक सॉइल होना चाहिए। उसके बाद इसको दूसरा एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल में भी इनको ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज, इंडिया इज द मतलब महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया, महाराष्ट्र जो है इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है ज्वार, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है वो है बाजरा। बाजरा जो है वो उसको ग्रो करने के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और रेनफॉल मतलब कम चाहिए। इसका मतलब आप समझ गए कि जो डिजर्टिक रीजन है वहां पर हम लोग बाजरा क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो राजस्थान वगैरह का रीजन जो है वो बाजरा आसानी से ग्रो कर लेता है क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, इसीलिए वहां पर बाजरा को ग्रो कर लिया। तो सैंडी एंड ब्लैक सॉइल जो है इसमें हम लोग बाजरा उगा सकते हैं। रागी की बात आती है, तीसरा जो कोर्स ग्रेन है हमारा क्रॉप, उसको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में हम लोग ग्रो करते हैं और लेस देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत है, मतलब इसको इरिगेशन की मदद से इस क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है। और कर्नाटक इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रागी इन इंडिया, इंडिया में कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा रागी जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब फूड क्रॉप्स की बात करते हैं ग्रेन्स के अलावा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ग्रेन्स के बारे में डिस्कस किया, तो इसमें मतलब जो है फूड क्रॉप्स में क्या क्या चीज आ जाएगा, अदर देन फूड क्रॉप्स। तो अदर देन फूड क्रॉप्स में आपका टी, कॉफी, ऑयल सीड्स, ये सारी चीजें जो है वो अदर देन मतलब जो है फूड क्रॉप्स है। ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ठीक है, सीसम, ये सारे जो है अदर देन फूड क्रॉप्स हैं। और इसमें हमने पहले भी आपको बता दिया कि कौन से मतलब क्रॉप्स रबी में आते हैं, कौन से क्रॉप खरीफ में आते हैं, बस आपको यही याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। अब बात करते हैं हम लोग कि मतलब जो है मेजर टी प्रोड्यूसिंग मतलब जो भारत में टी का जो है जोन वो कौन कौन सा है, तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट भारत का जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। और साउथ इंडिया में अगर हम लोग बात करें, जो नीलगिरी का रीजन है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का रीजन है, ये भी मतलब जो है चाय और कॉफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कॉफी की बात करें तो इंडिया में कॉफी यमन से आया था, ठीक है, और यहाँ आने के बाद इंडिया की जो कॉफी है मतलब वो अरेबिका वैरायटी की कॉफी भारत में इस्तेमाल किया जाता है। और बाबा बुदान हिल पर सबसे पहले मतलब जो है कॉफी ग्रो किया गया था, जो कि मतलब जो है कहां पर है, आपके कर्नाटक में है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं हम लोग। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट फ्रूट्स। तो इंडिया में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा है और इसीलिए 12% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दुनिया का भारत अकेले प्रोड्यूस करता है, ठीक। और इसके लिए इंडिया में मैंगोज है आपके मतलब अलग अलग जगहों पे मतलब जो है ग्रो किया जाता है, लीची है, पाइनएप्पल है, फिर उसके बाद ग्रेप्स है, एप्पल है, ये सारी चीजें भारत में ग्रो की जाती है अलग अलग जगहों पे।
अब बात करते हैं हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स, जिसको हम लोग खाते नहीं है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग फाइबर्स के रूप में या फिर अलग पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। अब रबर की बात करते हैं, तो रबर किस जगह का क्रॉप है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो रबर इज अ इक्वेटोरियल क्रॉप, क्योंकि रबर को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई हेवी प्रेसिपिटेशन की जरूरत होती है, इसीलिए रबर जो है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है, वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे धूप भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए रबर के लिए इक्वेटोरियल कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट रिक्वायर द मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो अभी हमने आपको बताया वो कहां मिलेगा इनको, तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा आपको रेनफॉल चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आपको टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट एज ए इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, क्योंकि इससे मतलब जो है आपके जो रबर है, आर्टिफिशियल रबर, वो भी बनाए जाते हैं उसकी मदद से। मेनली ग्रोन इन द केरल एंड तमिलनाडु। अभी हमने कहा था कि 90% जो इंडिया का नेचुरल रबर है वो कहां ग्रो किया जाता है, तो आपके केरल में ग्रो किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड जो है फाइब्रस क्रॉप, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। तो कॉटन जो है, कॉटन इंडिया में अगर हम लोग जानते हैं तो इट इज एन इंडिजीनियस क्रॉप, कॉटन इज एन इंडिजीनियस क्रॉप। व्हाई दे आर कॉल्ड इंडिजीनियस? बिकॉज फर्स्ट टाइम the Indus Valley civilization peoples can grow this crop in India at the Indus Valley civilization, and cotton in India it is grown in the black and lava soil। cotton को black and lava soil में grow किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, black and lava soil। और ब्लैक एंड लावा सॉइल जो है उसमें गर्मी के दिनों में आप लोग जानते हैं क्रैक्स पड़ जाता है, और ये आपके कॉटन जो है किस तरीके के सीजन है, खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है, मतलब रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। और रेनफॉल जो फर्स्ट सीजन होता है रेन का, उसी में इसको किया जाता है, क्योंकि जो सॉइल होते हैं उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ब्लैक सॉइल में, ताकि वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है, इसलिए उसको फर्स्ट रेन में ही मतलब जो है वो कर लिया जाता है, मतलब खेत की मतलब जो है मिट्टी को तैयार कर लिया जाता है ताकि मतलब जो है स्टिकी ना हो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉटन जो है हमारा, वो इंडिया में अभी लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो कॉटन का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो अभी गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, तो ये सब भारत का मतलब जो है कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है अभी फिलहाल। उसके बाद मतलब इसे भारत में जैसे हम लोग बात करते हैं तो कॉटन, उसके बाद जूट की बात करते हैं। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, इसका जो कलर होता है वो गोल्डन होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। इट इज वेल ग्रोन ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल in the flood plain and high temperature for its growth। मेन चीज कि इसको किस सॉइल में ग्रो किया जाता है, तो डायरेक्टली अगर हम लोग कहें तो इट इज ग्रोन इन द एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल में इसको ग्रो किया जाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो जूट का प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल करता है, सॉरी बांग्लादेश करता है, और इंडिया में बांग्लादेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सिल्क की, तो सिल्क जो है नेचुरल सिल्क हमारा, ये सिल्क वर्म से ऑब्टेन किया जाता है, और ये मतलब एनिमल फाइबर्स है, क्योंकि सिल्क वर्म जो है उसको मलबरी ट्री के ऊपर मतलब जो है ग्रो कराया जाता है, और मलबरी ट्री जो है वो मतलब इन पे सिल्क जो है वो आपके ग्रोथ होता है, और इससे मतलब सेरीकल्चर कहते हैं, तो कल्टीवेशन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। और सबसे ज्यादा यहाँ पर एक और बात है कि कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा जो सिल्क है वो आपको कर्नाटक में मिलता है, लेकिन मतलब बिहार भी सिल्क के मामले में काफी फेमस है, और बिहार का जो भागलपुर है वो भागलपुरी सिल्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये सारे मतलब जो है आपके रिलेटेड मतलब जो है सवाल थे जो नॉन फूड क्रॉप से रिलेटेड थे। तो आप लोग इसको मतलब जो है आप लोग पॉइंट्स जितने भी हमने कराए हैं अभी उसको अंडरलाइन, उसको नोट कर लीजिए। ओके, तो हम लोग अब यहां पर देखेंगे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो मतलब जो है हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ओल्ड मेथड है, बहुत पहले आज से 10,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, मैनी फैक्टर्स में क्या है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स है आपका, कल्चरल फैक्टर्स है आपका, उसके बाद मतलब जो है आपका और भी मतलब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इन सारे फैक्टर्स ने इनके टाइप्स को और इनके मतलब यूजेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। तो इसीलिए हमारा टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरू करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है ये भारत में मतलब जो है बहुत बाद में आया, सबसे पहले ये आया मैक्सिको में। मैक्सिको में नॉर्मन बुरलॉग नाम का मतलब साइंटिस्ट था, उसने वहां पर सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया, और उन्होंने व्हीट की हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वहां पर पैदावार जो है वो 3 गुना बढ़ गया। और जब दुनिया को ये मालूम चला कि मतलब जो है प्रोडक्शन इतना ज्यादा मतलब जो है हो रहा है, 3 गुना हो रहा है,
तो बहुत मतलब खुशी हुई क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर स्टारवेशन का प्रॉब्लम था, वहां पे फूड इनसिक्योरिटी थी। तो इन सारी चीजों को मतलब जो वहां के सरकार थी उसने दूर करने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला सवाल होता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो किसने शुरू किया? तो नॉर्मन बोरलॉग ने शुरू किया। और किस कंट्री में सबसे पहले शुरू किया? मैक्सिको में। किस साल में किया? 1954 में किया। और इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था वो राइज हो गया। उसी तरीके से भारत में उस टाइम एमएस स्वामीनाथन थे जो एग्रीकल्चर के हेड थे, तो उनको मतलब जो है भेजा गया मैक्सिको और वहां से वो सीड लेकर के आए और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और इंडिया में भी इस्तेमाल किया गया। और उस सीड से 1960s के दौर में, और अगर हम लोग कहें 65 टाइम जो ईयर जो था 1965 में भारत के 7 स्टेट के 7 डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पायलट प्रोग्राम लागू किया गया ताकि उसको चेक करने के लिए कि भारत में ये इफेक्टिव है कि नहीं, कि भारत के सॉइल के साथ जो सीड्स है उनका कोलैबोरेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीजों को चेक करने के लिए पहले 7 स्टेट के 7 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया, और जिसमें यूपी में अलीगढ़ था, बिहार में शहाबाद था। तो अलग अलग जगह पे भारत के 7 स्टेट के 7 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके उसमें पायलट प्रोग्राम चलाया गया। जब उन्होंने रिजल्ट देखा कि 3 गुना पैदावार भारत में भी होने लगी तो उससे बहुत खुशी हुई और लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है वो यूज करना शुरू कर दिया। इसीलिए भारत में जो सीड्स लेकर के आए थे वो एमएस स्वामीनाथन लेकर के आए थे। इसीलिए हम लोग एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। दुनिया का जो फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो नॉर्मन बोरलॉग है। इंडिया का जो फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन का उसे हम लोग एमएस स्वामीनाथन के नाम से जानते हैं, और फिलहाल ये भी जिंदा है। उसके बाद इंडिया में मतलब जो है भारत के 3 ऐसे स्टेट हैं जो कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा, 3 स्टेट नहीं 2.5 स्टेट कह लीजिए, क्योंकि यूपी का जो वेस्टर्न यूपी है ये मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही डेवलप हुआ है। 2 को तो आप लोग जानते होंगे, पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा, दीज 2 स्टेट्स वर डेवलप्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो प्रोसेस चला उसकी वजह से मतलब जो है वो लोग काफी डेवलप हुए। उसके बाद वेस्टर्न यूपी जो है वो भी मतलब जो है एग्रीकल्चर की वजह से ही डेवलप हुआ। तो इस तरीके से मतलब जो है 3 स्टेट भारत के हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर की ये देन है, और धीरे धीरे भारत के बहुत सारे राज्य जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। लेकिन इसका इंपैक्ट भी हुआ, एक बैड इंपैक्ट। यहां से मोनोकल्चर का शुरू हुआ। मोनोकल्चर क्या होता है कि एक ही तरीके के क्रॉप सब लोग ग्रो करने लगे। मतलब जैसे वीट का उस टाइम मतलब जो है यील्डिंग वैरायटी सीड्स था, सारे जितने भी सीड्स है उनका नहीं था, तो इस वजह से ज्यादातर लोग जो है वो अपने अपने क्रॉप छोड़कर सब वीट ही ग्रो करने लगे क्योंकि उनकी पैदावार जो है वो बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उसके लिए फिर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इनिशिएट किया गया ताकि सारे जितने भी मतलब जो है अलग अलग बीज हैं उनको वो डेवलप किया जाए। उसके बाद है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है कि जब मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, द शार्प राइज ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जब मतलब मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा तो इसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। और वर्गीस कुरियन जो थे उनका बहुत बड़ा मतलब रोल था इस मतलब जो है ऑपरेशन फ्लड में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच, तो किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड है, और इसे हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? तो ग्रीन का मतलब होता है हरा और रेवोल्यूशन मींस होती है क्रांति, तो हरित क्रांति। व्हाइट का मतलब होता है उजला, रेवोल्यूशन मींस होती है क्रांति, तो मतलब उजली क्रांति। उजली, दूध का कलर कैसा होता है? उजला। तो कलर के बेसिस पे भी मतलब कभी कभी उस रेवोल्यूशन का नाम दे दिया जाता है। तो उसी तरीके से भारत में जो मिल्क का प्रोडक्शन था उनको राइज करने के लिए इनका नाम जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया, और इनको मतलब जो है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं वर्गीस कुरियन को। दूसरी चीज, इंडिया, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। दुनिया में भारत मिल्क में प्रोडक्शन में 1 नंबर पे आता है, और यूपी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करने में आता है। अब देखते हैं हम लोग सम इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा कुछ मतलब स्टेप्स लिए गए ताकि जो किसान हैं उनको और ज्यादा सशक्त किया जाए, उनको और ज्यादा स्ट्रांग किया जाए। तो उसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज जो है वो चलाई। सबसे पहले जो ये है केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार के द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया जाता था और उन पे उनको लोन मिलता था ताकि वो आसानी से मतलब बीज खरीद सके, मतलब जो है वो तेल खरीद सके, जो जनरेटर चलाना है उनको पानी मतलब जो है निकालने के लिए। उसके बाद मतलब जो है वो आपके फर्टिलाइजर खरीद सके, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीद सके। इन सारी चीजों के लिए उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता था, और उस कार्ड को केसीसी कहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। उसके बाद है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, मतलब आप अपने क्रॉप्स का जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर वो खराब होता है तो वो मतलब जो है आपको मुआवजा मिल जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए ताकि जो किसान है उनका नुकसान कम से कम हो सके। उसके बाद आपके स्पेशल वेदर बुलेटिन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया
ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे कि मानसून कब आएगा, कितना लेट होगा या कितना पहले आएगा। ये सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो निकाला जाने लगा। उसके बाद एक सबसे पहला सबसे अच्छा जो मतलब आया निकल के वो था MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इससे गवर्नमेंट जो है लोगों को, जितने भी किसान थे उनको इनिशिएटिव प्रोवाइड करती थी ताकि उनको मतलब जो है उनके क्रॉप का आधा दाम पहले ही मिल जाता था सरकार की तरफ से। और उनसे उनका क्या फायदा होता था? तो उनसे ये फायदा होता था कि उनको मतलब खेती बाड़ी करने में आसानी होती थी, उनको बीज खरीदने में आसानी होती थी, फर्टिलाइजर खरीदने में आसानी होती थी। तो ये सारा फायदा जो है MSP की वजह से हुआ। तो आप लोगों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSP? MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये इसलिए भी चालू किया गया ताकि जो मिडिल मैन थे, जो बिचौले थे, उनके इनकम को खत्म करने के लिए और किसानों के इनकम को बढ़ाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट के द्वारा वो इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया। आइए अब चलते हैं हम लोग भूदान ग्रामदान के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो है टर्म है। अब जब भारत आजाद हुआ तो महात्मा गांधी का ये सपना था कि सारे जितने भी मतलब जो है आपके किसान हैं उनको उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाए। और उनको मतलब जो है पूरा करने के लिए विनोबा भावे जो थे उन्होंने अपना मतलब इनिशिएटिव लिया और उन्होंने गांधी जी की बात तक लोगों तक पहुंचाने के लिए वो आंध्र प्रदेश में एक मीटिंग में थे। तो वहां पे मतलब किसान वालों ने डिमांड किया कि ये बताइए हमारे पास तो जमीन नहीं है, हम लोग कैसे खेती बाड़ी करेंगे? तो विनोबा भावे ने मतलब वादा तो नहीं किया लेकिन लोगों से ये कहा कि ठीक है हम कोशिश करेंगे आप लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन प्रोवाइड करने की। तो इसी तरीके से मतलब जो है इस कंसेप्ट को यहाँ से शुरू हुआ भूदान एंड ग्रामदान। इसमें देखिए दो वर्ड है, भू का मतलब होता है लैंड जमीन और दान का मतलब होता है गिफ्ट। तो मतलब जितने भी उस टाइम जो बड़े मतलब जो है जमींदार थे उन लोगों ने गांव के लोगों को मतलब जो है जमीन जो है वो दान करना शुरू कर दिया। तो इसे हम लोग कहते हैं भूदान। ग्राम का मतलब होता है गांव, विलेज और दान का मतलब गिफ्ट। तो गांव मतलब बहुत ऐसे मतलब जो है लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी। तो उन लोगों ने गांव का गांव जो है वो दान कर दिया, लोगों को बांट दिया। तो इसीलिए इसका नाम जो है भूदान ग्रामदान रखाया। और ये जो मूवमेंट था ये ब्लडलेस मूवमेंट था कि ऐसा मूवमेंट था जिसमें एक भी कतरा खून का नहीं गिरा था, लेकिन लोगों को मतलब इसका फायदा बहुत ज्यादा मिला। इसकी वजह से जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनके पास जमीनें आ गई और मतलब जो लैंडलेस मतलब फार्मर्स थे उनको गांव का गांव मतलब जो है उन लोगों को मिल गया। तो इस तरीके से ये मूवमेंट भारत के लिए बहुत मतलब अच्छा साबित हुआ और इसकी वजह से भारत की पॉवर्टी जो है बहुत हद तक रिड्यूस हुई। तो भूदान ग्रामदान किसने शुरू किया था? दिस वाज इनिशिएटेड बाय द विनोबा भावे। विनोबा भावे ने इसको मतलब शुरू किया था और इसीलिए इनको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन जो है किसे कहते हैं हम लोग? तो भूदान ग्रामदान आल्सो नोन एज ब्लडलेस मूवमेंट। और किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान ग्रामदान को। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। हमारे देश में जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि 2011 सेंसस के हिसाब से भारत में लगभग 52% लोग जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मतलब अगर हम लोग कहें कि ये दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जीडीपी की अगर हम लोग बात करें, जीडीपी जो है वो दिन ब दिन मतलब एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी से वो कम होता जा रहा है। और 2019 के हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ 16.5% जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। लेकिन इसको इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे मतलब जो है जो हमारे मतलब इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रहे हैं ताकि इनका जो वर्क है वो इंप्रूव हो जाए। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि ज्यादातर जो लोग हैं वो किस मतलब सेक्टर में भारत में इन्वॉल्व हैं? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। अब हम लोग बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी और मेथड ऑफ इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होता है? तो फूड सिक्योरिटी टू प्रोवाइड the food for the at the time of natural calamities। जो आपका टाइम है मतलब ऐसा सिचुएशन, एक्यूट सिचुएशन जहां पर लोगों को खाना पानी ये सारी चीजें मुहैया ना हो और आप उस टाइम ये सारी चीजें मुहैया करें तो उसे हम लोग फूड सिक्योरिटी कहते हैं। तो फूड सिक्योरिटी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू गेट द सफिशिएंट मील एटलीस्ट 2 times इन अ डे। बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर लाइक द अर्थक्वेक, साइक्लोन, उसके बाद लैंडस्लाइड, उसके बाद मतलब जो है आपके फ्लड, इन सारे सिचुएशन, अभी जैसे एपिडेमिक आया हुआ है आपका कोविड-19, तो इन सारे के दौरान जब मतलब जो खाना स्टोर किया जाता है सरकार के द्वारा वो खाना लोगों तक सस्ते दामों में पहुंचाया जाता है थ्रू द पीडीएस सिस्टम।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब जो है फूड सिक्योर किया हुआ जो रहता है उसको लेकर के राशन शॉप्स के थ्रू जनता तक पहुंचाती है और जनता उसका इस्तेमाल करती है। और उसमें एफसीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफसीआई। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम होता है टू प्रोक्योर द फूड ग्रेन्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब लोगों तक मतलब कम दामों में खाना पहुंचाना एंड मेंटेन द फूड सिक्योरिटी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू वेज, मतलब बफर स्टॉक, मतलब जो आपके राइस है और व्हीट है उनको जमा करना, और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस जो है उसको कंट्रोल करना। तो ये दो काम जो है वो किसका है? एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, जिसके थ्रू ये काम किया जाता है। फूड जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो किन पर टिकी हुई है? तो फूड सिक्योरिटी 4 पिलर पर टिकी हुई है, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब कि सबसे पहले तो खाना जो है वो कहीं पर अवेलेबल होना बहुत जरूरी होता है। अगर खाना नहीं अवेलेबल है, आपके पॉकेट में पैसा भी है, आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे पैसे का क्या काम जब खाना ही अवेलेबल नहीं हो। दूसरी बात होती है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि आपके वहां पर वो खाना उस टाइम मौजूद होना चाहिए जिस टाइम आपको जरूरत है। मान लीजिए कि आपको जरूरत अभी है और 2 दिन बाद खाना आ रहा है, तो उस खाने का क्या मतलब है? दूसरा है यूटिलाइजेशन। तीसरा यूटिलाइजेशन मतलब कि इंसान को मतलब जो है यूज करने के लिए मिलना चाहिए। तीसरा है स्टेबिलिटी, जो फ्लक्चुएशन है प्रोडक्शन और मतलब जो है इंपोर्ट में वो बैलेंस होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी, इन सारी चीजों को मतलब कंट्रोल करने का कौन काम करता है? फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी के आने से भारत में मतलब जो गरीब लोग हैं उनको बहुत फायदा मिला है, और जो क्लेमिटीज, नेचुरल क्लेमिटीज होती हैं या फिर बायोलॉजिकल क्लेमिटीज होती हैं, उस टाइम मतलब लोगों को हेल्प करने में फूड सिक्योरिटी की वजह से बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो ये हमारे मतलब जो है फूड सिक्योरिटी, ये हमारा अभी मतलब हिस्सा बन चुका है, और हमारे मतलब जो प्रॉब्लम्स है उस सिचुएशन में ये हमें हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा एग्रीकल्चर का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आप मतलब जब इसके जो एमसीक्यूज होंगे जब वो करेंगे तो कोशिश मतलब जो है आप कीजिएगा कि पहले इसको रिवाइज कर लें दोबारा से और फिर उसको करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।